गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वो है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशूज के अंतर्गत जो है आपका डिटेल्स कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड कोलेस्ट्रॉम। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि दूध और कोलेस्ट्रॉम की विस्तृत संरचना क्या है और दूध जो है कैसे हमें जो है एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत और क्या कहते हैं घटक पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉम हमारे शरीर के लिए किस तरीके जो है वर्क करता है, उसका क्या काम है, इसके विषय में छात्रों जो है आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मानव दूध की जो संरचना है उसे हम आपको बतला रहे हैं। जो है कि दूध की संरचना जो है दूध में किसी भी अन्य तत्व की तुलना में अधिक पानी होता है। डेयरी गायों के लिए लगभग 87% अन्य तत्व भी पानी में घुल जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि दूध हमारे लिए बहुत ही आवश्यक एक घटक है, क्योंकि दूध में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और जो है ये दूध जो है एक तरीके से अपने घटक को किस तरीके जो है पशु के बच्चों को या मानव के बच्चों को या हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। दूध जो है सभी विटामिन्स को, हमारी बॉडी के अंदर जो भी विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, दूध एक ऐसा घटक है जो हमारी बॉडी के अंदर सभी विटामिन को जो है पूरा करता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद कोलाइडल रूप से फैल जाते हैं। दूध के मुख्य घटकों की मात्रा अलग अलग जानवर, उसकी नस्ल, दूध देने की अवस्था, उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर काफ़ी भिन्न हो सकती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि दूध का एक तरीके से जो है जो क्वालिटी होती है वो उसके जो है गायों की नस्ल और दूध देने की प्रक्रिया, इन सब चीज़ों पर जो है एक तरीके से निर्भर होती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ गायों की नस्ल में जो है दूध की मात्रा कम पाई जाती है, मगर वो दूध जो है बहुत पौष्टिक होता है। जैसे शाहीवाल की गायों में जो है सबसे ज़्यादा दूध पाया जाता है, हॉनेस्टीनियन जो है गायों में जो है सबसे ज़्यादा दूध पाया जाता है। तो होता क्या है छात्रों जो है यहाँ पे जो है गायों को और जानवरों को किस तरीके आप व्यवस्थित करके रखे हुए हैं और किस नस्ल की रखे हुए हैं, दूध का एक तरीके से उस संरचना के अकॉर्डिंग जो है दूध का एक भिन्न भिन्न तरीका होता है। ठीक है फिर उसके बाद झुंड प्रबंधन प्रथाएं और पर्यावरणीय स्थितियां भी दूध की संरचना को प्रभावित करती हैं। मतलब झुंड में जो जानवरों को इकट्ठा करके बांधा जाता है वहाँ पर ये पुरानी प्रथाएं होती थीं। उस समय जो है दूध की संरचना जो है अलग पाई जाती थी। फिर उसके बाद पर्यावरणीय स्थिति में जो दूध की संरचना होती है वो अलग होता है। जैसे जो हमारे डेयरी फार्म होते हैं छात्रों, जो अच्छी हाई क्वालिटी और आधुनिक जो है संयंत्रों के द्वारा डेयरी को बनाया जाता है, वहाँ पर जो है दूध की क्वालिटी की संरचना अलग होती है। और जो झुंड में जो है जानवरों को रख कर जो है और क्या कहते हैं दूध का दोहन किया जाए या उसे दूध को निकाला जाए जो है, तो उस दूध की संरचना जो है अलग पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद गाय के दूध की औसतन संरचना तालिका के रूप में हम दिखाने चल रहे हैं छात्रों जो है। जैसे गाय के दूध की जो संरचना है वो हम बतला रहे हैं कि उसके जो मुख्य घटक हैं और श्रेणी उसका परसेंटेज जो है और अर्थ जो है परसेंटेज उसका जो है उसे हम बतला रहे हैं कि पानी जो घटक हमारा है दूध के अंदर वो 85.5 से 89.5 के जो है श्रेणी में इसे रखा गया है। फिर उसके बाद इसे जो है 87.0 के अकॉर्डिंग जो है क्या कहते अर्थ बनाया जाता है, जो परसेंटेज इसका बनाया जाता है।
फिर आपका कुल ठोस जो है ये 10.5 से 14.5 तक जो है। फिर उसके बाद ये इसका अर्थ 13.5 जो है प्रतिशत जो है पाया जाता है। फिर इसका मोटा जो है वो 2.5 से 6.50 तक, फिर जो है 4.0 तक। फिर उसके बाद इसका प्रोटीन जो होता है वो 2.9 से 5.0, और फिर जो इसका अर्थ परसेंटेज होता है वो 3.4 होता है छात्रों, ठीक है। फिर लैक्टोज आपका आता है जो 3.6 से 5.5 तक जो है 4.8 तक जो है इसका अर्थ होता है। फिर उसके बाद जो है जो इसका एक पॉइंट और लैक्टोज का आता है छात्रों जो है उसे हम बतला रहे हैं, जो 0.6 से 0.9 जो इसका अर्थ है 0.8। ये जो लैक्टोज जो है पाया जा रहा है, जो एक हानेस्टियन गाय हो या जर्सी गाय हो तो जो नस्ल के अकॉर्डिंग उसका लैक्टोज अलग पाया जाएगा, और जो नस्ल जो है अगर देसी है और दोगला जो है गाय है तो वहाँ पे जो है लैक्टोज की मात्रा ये पाई जाएगी, ठीक है, परसेंटेज। ओके, आगे चलते हैं। फिर परिपक्व मानव दूध में 3% से 5% वसा, 0.8% जो है 0.9% जो है प्रोटीन, फिर उसके बाद 6.9% से 7.02% जो है कार्बोहाइड्रेट, फिर लैक्टोज के रूप में गणना की जाती है, और 0.2% जो है खनिज घटक राख के रूप में जो है उसे व्यक्त किया जाता है। इतने जो है परसेंटेज जो है परिपक्व मानव के दूध में जो है 3.5% वसा, 0.8 से 0.9% प्रोटीन, फिर 6.9% से 7.2% जो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर इसकी ऊर्जा सामग्री 60 से 75 किलो कैलोरी से 100 मिलीलीटर जो है। फिर परिपक्व दूध की तुलना में कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक और कार्बोहाइड्रेट में की मात्रा जो है कम होती है। स्तनपान के दौरान वसा की जो मात्रा लगातार नहीं बदलती है, लेकिन प्रत्येक नर्सिंग के दौरान बड़े दैनिक बदलाव और वृद्ध जो है प्रदर्शित करते हैं। अगर जब कोई जो है गाय का बछड़ा स्तनपान करता है अपनी माँ का जो है, तो वहाँ पे जो वसा की मात्रा होती है वो कभी जो है बदलता नहीं है, क्योंकि जब कोई जो है गाय जो है ब्याती है, उसके बच्चे जो पहला दूध का जो है सेवन करते हैं वो एक तरीके से उसे खीस बोला जाता है, जिसमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है और उसमें ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तभी जो है उनके जीवन का विकास होता है छात्रों, ठीक है। फिर उसके बाद नस्ल, उम्र, समानता आहार दूध की संरचना को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, जब तक कि कोई संक्रमित न हो। मानव दूध के प्रमुख प्रोटीन कैसीन, जो गोजाति बीटा कैसीन, अल्फा लेक्टिलेबुमिन और फिर लेक्टोफोरिन, इम्बोनोग्लोबिन जो है लाइसोजाइम और सीरम एल्ब्यूमिन के समरूप जो है ये एक तरीके से जो है दूध में पाए जाते हैं छात्रों। जो गाय के बच्चे जब दूध को पीते हैं जो है तो उन्हें इतनी विटामिनों का जो है एक तरीके से प्रोटीन के रूप में जो है उन्हें अपने गाय से जो है उनके दूध से उन्हें मिलता है, जिससे उनके बछड़े या क्या कहते हैं उनके बच्चे अपना विकास करते हैं और अपने जीवन का एक तरीके से जीवन चक्र को पूरा करते हैं छात्रों। उसके बाद कई एंजाइम और कई मौलिक प्रोटीन भी होते हैं। मानव दूध का आवश्यक एमिनो एसिड पैटर्न काफ़ी हद तक वैसा ही है जो मानव शिशुओं के लिए इष्टतम जो है पाया गया है। मतलब जैसा जो है दूध का वयस्क एमिनो एसिड पैटर्न काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा मानव के या क्या कहते हैं बच्चों को जो है प्रक्रिया होती है छात्रों। क्योंकि जब बच्चे पैदा होने के बाद जो है जब माँ से अपने दूध का पहला दूध जो है सेवन करते हैं तो उसमें
उन्हें सारे प्रोटीन की मात्रा उन्हें मिलती है और जो है बच्चों को विकास करने के लिए जो है सबसे एक तरीके से उचित और क्या कहते हैं लाभप्रद दूध होता है, जिससे उनको ऊर्जा भी मिलती है और कई संक्रमित बीमारियों से जो है बच्चों को जो है बचाती भी है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद मानव दूध की मुख्य शर्करा लैक्टोज है। परिपक्व दूध में इनकी कुल मात्रा 1 ग्राम ऑब्लिक 10 जो है मिलीमीटर और किलो मिलीलीटर और कोलेस्ट्रॉम में 2.5 ग्राम ऑब्लिक 100 मिलीलीटर तक हो सकता है। मानव दूध के वसा में पॉमनेटिक और ओलिक एसिड की उच्च सामग्री होती है। मानव दूध के प्रमुख खनिज घटक Na, K, Ca, Mgp और Cl है, जो कि इतने प्रकार के जो है घटक जो है आपके मानव दूध के जो है प्रमुख खनिज घटक होते हैं, जो दूध में आप लोग को जो है मिलता है छात्रों। फिर उसके बाद फास्फोरस 13 से 16 मिलीग्राम ऑब्लिक 100 मिलीलीटर बहुत ही अधिक स्थिर है, लेकिन अधिकांश अन्य प्रजातियों की दूध की तुलना में केसीन और कैल्शियम का अनुपात जो है कम होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्र जो है कि जब हम जानवरों की जो है क्रॉस बीट कराते हैं तो वहाँ पे जो है उनके दूध की संरचना जो है बदल जाती है। जो देसी गायों में जो है या दोगली गायों में जो है जो दूध की वसा या लैक्टोज या केसीन या कैल्शियम की मात्रा जो है सबसे अच्छी पाई जाती है छात्रों। जो क्रॉस आप कराते हैं जो उससे जो है दूध की जो संरचना बनकर आती है जो है उसमें जो है इनकी मात्रा कम पाई जाती है। फिर उसके बाद मानव दूध में आयरन, तांबा और जिंक की मात्रा काफ़ी भिन्न होती है। मानव दूध की कुल नाइट्रोजन का लगभग 25% यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और बड़ी संख्या में एमिनो एसिड सहित गैर प्रोटीन यौगिकों का प्रतिनिधित्व जो है करता है। मतलब जितने भी इतने जो है खनिज तत्व पाए जाते हैं, दूध उसका जो है एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। ओके, फिर उसके बाद आता है दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम जो है यह पहला दूध नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद मनुष्य अन्य स्तनधारियों के स्तन ग्रंथियों के द्वारा उत्पादित दूध का पहला रूप है, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके जानते हैं छात्रों। जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक जो है दूध होता है। अगर ये दूध बच्चा जो है अगर नहीं पाता है तो उसका जो है बच्चे का सही से विकास नहीं होगा और वो हमेशा संक्रमित रहेगा और उसे रोग से वो ग्रसित रहेगा। क्योंकि जो आपका कोलेस्ट्रॉम है ये जो है अगर गाय से और क्या कहते हैं माताओं के दूध से अगर जो है जो दूध आता है वो अगर उनका पहला जो बच्चा है वो अगर उस दूध का सेवन करता है तो वो जो है कई संक्रमित बीमारियों से जो है कभी ग्रसित नहीं होगा और वो जो है हमेशा हिष्ट पुष्ट और ऊर्जावान जो है बच्चा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद गाय या इसी तरह के जानवर के पहले दूध का जिक्र करते समय इसे बिस्टिंक्स कहा जा सकता है। अधिकांश प्रजातियां जन्म देने से ठीक पहले कोलेस्ट्रॉम उत्पन्न करना मतलब शुरू कर देती हैं। मतलब जब उनका लास्ट मंथ चलता है, चाहे वो मानव हो या जो है क्या कहते हैं गाय हो जानवर हो, उनका जब लास्ट मंथ चलता है तो कोलेस्ट्रॉम जो है दूध उनका स्रावित होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नवजात शिशु को जीवन के सर्वोत्तम शुरुआत देने के लिए परिपक्व दूध की तुलना में कोलेस्ट्रॉम में विशेष रूप से उच्च मात्रा में बायोएक्टिव यौगिक होते हैं। विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉम में नवजात शिशु को बीमारी और संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक होते हैं और प्रतिरक्षा और विकास कारक और अन्य बायोएक्टिव होते हैं जो नवजात शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने, जंप स्टार्ट अंत कार्य और जीवन के पहले कुछ दिनों में एक स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम का बीजारोपण करने में मदद करता है, जो कोलेस्ट्रॉम का मुख्य कार्य होता है छात्रों। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉम में पाए जाने वाले बायोएक्टिव नवजात शिशु के स्वस्थ विकास जीवन की शक्ति के लिए आवश्यक है।
कोलेस्ट्रॉल बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और उसे संक्रमण से बचाने के लिए सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से भरा होता है। जो बच्चों का जो मांसपेशियां हैं और उनकी आंतें हैं जो पेट के अंदर पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ों का एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जो है एक तरीके से विकास होता है और उन्हें ऊर्जा मिलती है और वो संक्रमण से जो है बचते हैं जो है। ठीक है। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल में हल्का रेचक प्रभाव भी होता है जो बच्चों के पहले मल को त्यागने को प्रोत्साहित करता है, जिसे मेकोनियम कहा जाता है। ठीक है। फिर यह अतिरिक्त बिलीरुबिन को साफ करता है, मतलब ये जो है बच्चों के अंदर जो है उनके आंतों और उनकी कोशिकाओं में जो भी अवशिष्ट जो है पैदा होने के बाद जो बचता है वो इसके द्वारा जो है धीरे धीरे उनके जो है मल के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है, जिससे बच्चा अच्छे तरीके से जो है साफ सुथरा और स्वस्थ होता है। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल में बायोएक्टिव जो घटक हैं उसे हम बता रहे हैं। नवजात शिशुओं का पाचन तंत्र बहुत ही अपरिपक्व और छोटा होता है और कोलेस्ट्रॉल अपने बायोएक्टिव को बहुत ही केंद्रित कम मात्रा में वितरित करता रहता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है छात्रों जो है नवजात शिशु होता है तो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, उसके पेट की जो आंतें होती हैं वो बहुत ही अपरिपक्व अवस्था में होती हैं, पूरा विकास उनका हुआ नहीं रहता है। तो जब वो कोलेस्ट्रॉल जब वो दूध पीते हैं अपनी माता का जो है तो फिर वो धीरे धीरे जो है साफ होके जो है धीरे धीरे विकास करता है जो है। ठीक है। फिर कोलेस्ट्रॉल में प्रतिरक्षा कोशिकाएं और आईजीए, आईजीजी और आईजीएम जैसे कई एंटीबायोटिक शामिल होने के लिए जाना जाता है। एक तरीके से ये एक तरीके से उसमें तत्व पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक का जो है काम करते हैं छात्रों। ये अनुकूलित प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ घटक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अन्य प्रतिरक्षा घटकों में जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रमुख घटक शामिल हैं, जैसे लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, लैक्टोपेरोक्सिडेज, प्यूरिक और प्रोलाइन समृद्ध पॉलीपेप्टाइड। कोलेस्ट्रॉल में कई साइटोकिन्स जो है पाए जाते हैं जो गलत जो संक्रमण जो है जो कीटाणु होते हैं वो इन जो है लैक्टोफेरिक के माध्यम से, इन घटकों के माध्यम से उस बच्चों को जो है सुरक्षित रखते हैं और उन्हें मारते हैं जो है। ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो उसमें संक्रमित करने की क्षमता जो कीटाणु पाए जाते हैं ये जो है घटक उन्हें जो है एक तरीके से किल कर देते हैं। फिर उसके बाद मानव कोलेस्ट्रॉल में जो है स्तन के दूध में सूजन रोधी एजेंट और मानव दूध की प्रतिरक्षा कोलेस्ट्रॉल जो बच्चों के जन्म के बाद पहले 2 या 4 दिनों में उत्पन्न होता है प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और इसमें सूजन रोधी गुण उत्पन्न करता है। ठीक है। क्योंकि उनकी जो एक जो दूध का स्रवित करने का एक माध्यम होता है वो उस टाइमिंग पे सूज आता है, मतलब सूजन उसमें रहता है, जिससे अगर सूजन नहीं रहेगा तो बच्चे उसे अच्छे तरीके से नहीं पकड़ेंगे, दूध का श्रवण जो है नहीं हो पाएगा। जब सूजन रहेगा तो वहाँ पे जो है वो चीज़ें बच्चों को पकड़ने के लिए आसानी होती है। ठीक है। फिर आता है कि जिन शिशुओं में मानव कोलेस्ट्रॉल खिलाया जाता है उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण की संभावना कम होती है। मतलब पशुओं को जब मतलब शिशुओं को मानव कोलेस्ट्रॉल को जब खिलाया जाता है तो उस टाइम में बच्चों के पेट में गैस भी बहुत बनता है। तो जब वो कोलेस्ट्रॉल जो है अगर वो दूध अगर पीता है तो ये जो है प्रक्रिया जो है कम होती, गैस उसको कम बनता है। उसके बाद गौ जाति कोलेस्ट्रॉल का मानव उपभोग जो है यह लंबे समय में समझा जा रहा है कि माँ जो कोलेस्ट्रॉल पैदा करती वह जीवन के पहले कुछ दिनों में नवजात शिशु के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। शोध से पता चला है कि गौजाति गाय कोलेस्ट्रॉल इसके घटक अधिक परिपक्व होने पर महत्वपूर्ण जैविक गतिविधियों का समर्थन करना और जारी रखते रहें। मतलब उनकी 1 मंथ के जो है जब लास्ट में तो वो 15 से 20 दिन पहले ही उस प्रक्रिया को स्टार्ट उनका मतलब शुरुआत हो जाती है। फिर बच्चों और वयस्कों को ताकि कोलेस्ट्रॉल के लाभ नवजात शिशु के विकास की अवधि से भी आगे जो है बढ़ जाती है।
बोवाइन कोलेस्ट्राम और मानव कोलेस्ट्राम अपनी संरचना में काफ़ी समान होते हैं। दोनों में समान एंटीबायोटिक, प्रतिरक्षा और विकास कारक और अन्य पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं छात्रों, जिसके द्वारा बच्चा अच्छे तरीके से विकास करता है और वो संक्रमित से बचता है। फिर पशुपालन में कोलेस्ट्राम का जो उपयोग होता है उसे हम बतला रहे हैं। नवजात फर्म जानवरों के लिए कोलेस्ट्राम का महत्वपूर्ण है। उन्हें जन्म से पहले प्लेसेंटा के माध्यम से प्रतिरक्षा का कोई निष्क्रिय हस्ताक्षर नहीं मिलता है, इसीलिए किसी भी एंटीबायोटिक उन्हें आवश्यकता होती है। एंटीबायोटिक नवजात की आंत से अवशोषित हो जाता है, मतलब जो उनकी आंतें होती हैं उसके द्वारा उस एंटीबायोटिक को अवशोषित कर लिया जाता है। फिर कोलेस्ट्राम एंटीबायोटिक के अधिकतम अवशोषण के लिए नवजात शिशु को जन्म के 6 घंटे के भीतर कोलेस्ट्राम मिलाना चाहिए। आईजीजी अवशोषण द्वारा जो अधिकतम करने के लिए पहले 30 मिनट के भीतर गौजाति को कोलेस्ट्राम जो है खिलाया जाना चाहिए, मतलब उन्हें जो है 30 मिनट पहले जो है उस कोलेस्ट्राम को खिला देना चाहिए। फिर नवजात पशुओं के लिए कोलेस्ट्राम की भूमिका पोषण प्रदान करना और संक्रमण के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि प्रतिरक्षा और पाचन तंत्र विकसित परिपक्व हो सकते हैं। फिर उसके बाद अंतर्जात एंटीबायोटिक उत्पादन को बढ़ाते हैं। वे उपकला, कोशिका वृद्धि और विकास, प्रसार और पुनर्स्थापन के नियमन में प्रमुख जो है अपनी भूमिका को निभाते हैं। मतलब उनके जो पशुओं के नवजात शिशु होते हैं या मानव के जो है नवजात शिशु होते हैं, उन्हें जो है परिपक्व बनाने के लिए जो है कोलेस्ट्राम जो है बहुत ही अच्छा जो है अपना वहाँ पे भूमिका को निभाता है। फिर साथी पशुओं में कोलेस्ट्राम का जो उपयोग होता है, जो साथ पशु रहते हैं, मनुष्यों और उत्पादन पशुओं की तरह जीवन के नवजात चरणों में साथी पशु का अस्तित्व काफ़ी हद तक कोलेस्ट्राम पर निर्भर होता है। साथी पशु प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से विकसित होने के लिए कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक की आवश्यकता होती है। मात्र एंटीबायोटिक अपेक्षाकृत कम समय के लिए लाभ प्रदान करती है, इसलिए प्रतिरक्षा अपर्याप्त के साथ एक अंतर मौजूद होता है। जहां एक जानवर को संक्रमण का खतरा होता है, इंसानों की तरह साथी जानवर को प्रतिरक्षा प्रक्रिया की उम्र के साथ बदलती है, जहां प्रारंभिक जीवन और बाद के जीवन में समानताएं पाई जाती हैं छात्रों। मतलब जो साथ में जो है कुछ जो पशु जो है रहते हैं, उनमें कुछ न कुछ समानताएं जो है पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि साथ में रहने पर उनके कुछ जो है आदतें दूसरा भी जानवर जो है अच्छे तरीके से उसे जो है पहचान कर सीख लेता है। फिर एक प्रतिरक्षा पूर्वाग्रह जिसके कारण जानवरों में संक्रमण से बचने की क्षमता कम होती है और आंत में माइक्रोबियल संतुलन बनाए रखना एक स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ साथ मनुष्यों के समान एमिकोसल अखंडता को भी बनाए रखने की एक कुंजी होती है छात्रों, ठीक है। फिर बोवाइन कोलेस्ट्राम को साथी पशुरक्षा और पाचन स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदर्शित किया गया है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा बोवाइन जो है कोलेस्ट्रॉल है छात्रों, जो है वो जो संक्रमित पशु होता है उससे जो है जो उसके साथ में पशु रह रहा है उसकी जो है एक तरीके से प्रतिरक्षा करता है कि वो भी जानवर जो है क्या कहते हैं संक्रमित ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है छात्रों। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।